सभी साथियों का आज 19 जुलाई 2026 के ऑनलाइन क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, उसके लिए हमें खेद है। चूंकि हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। आज शेड्यूल 6 घंटे 7 घंटे पहले बनाए थे, लेकिन किसी कारणवश वह चालू नहीं हो पाया। अभी नया शेड्यूल बनाया गया है। आप लोग उस शेड्यूल के हिसाब से आप जुड़ चुके हैं। आज की क्लास से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में लिखा है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो भी समस्या रहेगी ग्रुप में लिखिएगा। जीतराम पटेल सर जी के लिए आपने लिखा था, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। माध्यमिक का भी थोड़ा आए तो वो धीरे से आएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ 1 2 3 4 से चालू होता है, ना कि सीधा 1000 से लाख से करोड़ से चालू नहीं होता। तो बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप आगे के क्वेश्चन नहीं बना सकते। उनको हालांकि बता दिया गया है, उनका भी कहना वही है। तो आप लोग बेसिक पढ़िए, और आप लोगों को जो भी समस्या होगी आप लोग ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको अगली क्लास में हम बता पाएंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे हर सब्जेक्ट के अलग अलग विषय विशेषज्ञ है, और आज मैं हमारे गणित विषय के विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री जीतराम पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आए और आप लोगों को मार्गदर्शन देना प्रारंभ करें। दूसरा लिंक है, दूसरा लिंक है, सही करेगा। 30 होगी सी तो चालू करा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग अपना पहला चैप्टर जो शुरू किए थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति पर मैं कुछ 1-2 प्रश्न और बताऊंगा, फिर उसके आगे हम लोग आज लघुत्तम महत्तम समापवर्तक पर ध्यान देंगे। ठीक है। और आज मैं भी ग्रुप में पढ़ा, तो वास्तव में हम सभी के लिए अभी एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो गया है टेट पास करना। जाहिर सी बात है कि अगर जिसका टेट क्लियर नहीं है, उसके मन में कई प्रकार की बातें आना। बाकी आप निश्चिंत रहिए, हमारी जो भी टीम यहाँ पढ़ा रही है उस टीम पर भरोसा रखिए, और आपको एज इट इज जो टेट के सिलेबस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और जैसा यहाँ बताया जा रहा है उसी के अनुरूप आप लोगों को घर में उससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। रही सवाल निकट भविष्य में, हमारे लिए सबसे पहला है सीटेट, क्योंकि सीटेट को देंगे तब कहीं जाके अगला हमारा सीजीटेट जब आएगा तो सीजीटेट का तैयारी करेंगे। एक्चुअल में आप लोग पिछले 10 साल की क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो सीटेट और सीजीटेट में थोड़ा सा क्वेश्चन की जो प्रकृति है, थोड़ा सा भिन्नता है। भले ही सिलेबस एक है, लेकिन उनके प्रश्नों की प्रकृति को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमको कुछ चीजों पर और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर दोनों चीजों को अभी साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जो निकट भविष्य में सीटेट का एग्जाम है, शायद उसके लिए समय कम पड़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग सीटेट का सिलेबस को फॉलो करते हुए, सीटेट में आए हुए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयार करना है, और हमारा पहला फोकस रहेगा कि हमारा सीटेट कैसे क्लियर हो। इसी चीजों में अगर हम लोग मिडिल खंड का देखेंगे तो मिडिल खंड में भी हम उसका अध्यापन करवाएंगे, लेकिन मिडिल खंड के लिए क्या है, उसमें हमारा जो है साइंस बैकग्राउंड और आर्ट बैकग्राउंड, वहां पर 60 क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेक्शन हो जाएगा। बाकी हिंदी है, इंग्लिश है और हमारा पेडागोजी है, वो तो उसका सिलेबस सेम है। तो साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को उतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 प्रश्न साइंस से और 30 प्रश्न मैथ्स से आने हैं। तो मिडिल खंड के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से उसका 2-4 दिन के बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखिए, और वर्तमान में जो अभी प्राइमरी खंड का जो चल रहा है वो 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अन्य विषयों का भी वैसे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिडिल खंड का शुरू करेंगे।
नहीं तो फिर अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो संभवतः मैं अपना सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज को बताऊंगा, अगर वो चीज क्लियर नहीं होगा तो हमारा टाइम भी लॉस होगा और हमको परीक्षा हॉल में हमारा क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम जितना पढ़ रहे हैं ठोस पढ़ें, और उतना चीज अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमसे बनना चाहिए। तो बिल्कुल आप निस्संदेह जैसा बताया जा रहा है वैसा तैयारी कीजिए। और पहला हमारा सीटेट का टारगेट है, सीटेट के बाद अपन सीजीटेट में चलेंगे। बाकी सीजीटेट में भी मैं अगर मिडिल खंड में बात करूं तो उसमें जो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो प्राइमरी लेवल से ज्यादा इजी आता है। प्राइमरी लेवल से हमको ज्यादा इजी पड़ेगा उसको तैयार करने में। क्यों? लेकिन हम लोगों से जो टेट नहीं निकल पा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कि हम या तो सही दिशा पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या हमको सही दिशा पर मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है। तो इन दोनों चीजों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हम आप लोगों को एक सही दिशा के साथ सही प्रश्नों का चुनाव कैसे करना है, परीक्षा हाल में किस तरह से अपने को कौन से खंड को बनाना है, कौन से खंड को छोड़ना है, ये चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और अपना सीधा सब्जेक्ट की ओर आते हैं। तो संख्या पद्धति पर मैं 2-4 क्वेश्चन पर और बात करता हूं, फिर अगला आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए मैं संख्या पद्धति पर आप लोगों को सारी चीजें परिमेय अपरिमेय सम विषम ये सारी चीजें बता चुका हूं। विभाज्यता के नियम में भी कल 15 तक बताया था। उसके बाद अगला हमारा जो 16 आता है, 16 के लिए भी हमारा वही रूल रहेगा जो 4 और 8 का रहता है। ठीक है, जो 4 और 8 का रहेगा वही चीज 16 के लिए इकाई का सैकड़ा हजार वाले में से भाग दे करके देखना है। फिर 17 के लिए भी हमारा ये अभाज्य संख्या है तो उसके लिए अलग फार्मूला लगेगा। 18 के लिए 2 और 9 आएगा, जो 2 से और 9 से विभाजित होगा वो 18 से विभाजित होगा। 19 के लिए भी हमारी अभाज्य संख्या है, उसके लिए भी अलग रूल आएगा। और 20 के लिए तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कल 12 का देखे तो 12 में मैं बोला कि 3 और 4 से डिवाइड करो। ठीक है, अगर मैं 14 के लिए बोला तो 2 और 7 का बोला। उसके बाद मैं 15 के लिए बोला 3 और 5 बोला। ठीक है, अभी जैसे 18 के लिए बोल रहा हूं तो 18 के लिए मैं बोला 2 और 9। ठीक है, मैं 3 और 6 क्यों नहीं बोल सकता? यहां पर भी हमारा सोचना है। अगर हम इस चीज को क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग 3 और 6 का भी तो डिवाइड वाला रूल अपना सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जितने भी दो संख्याओं से जो डिवाइड वाला रूल है इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 रहना चाहिए, तभी वह संख्या उससे डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं 3 और 6 में लेता हूं तो 3 और 6 में अगर HCF निकालूंगा, महत्तम समापवर्तक निकालूंगा, तो यहां 3 आएगा क्योंकि दोनों में 3 संख्या है। अगर इसका निकालूं तो 3 एकम 3 और 6 का निकालूं तो 3 दूने 6, 2 एकम 2, दोनों में कौन सी संख्या है? 3 है, अर्थात ये हमारा HCF है। तो ये इसीलिए ये नियम हमारा वहां लागू नहीं होगा। कल मैं आप लोगों को 36 का भी बताया था, एक प्रश्न बताया था कि 36 से डिवाइड, उसके लिए मैं 4 और 9 लिया था, 4 और 9 लिया था। भाई अगर उसको मैं लेना चाहूं तो 6 भी ले सकता हूं, 3 12 भी ले सकता हूं, लेकिन ये चीजें मैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। तो याद रखिएगा कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दे तो उनको ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है ताकि उनका HCF 1 रहे। उसके बाद उन दोनों संख्याओं से विभाज्यता के रूल को लगाना है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या की विभाज्यता के नियम को हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि उनका HCF 1 आना चाहिए, तभी वो विभाज्यता के नियम पर लागू होगा, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसी में एक चीज और बता रहा हूं, यदि कोई भी कभी कभी आ जाता है, यदि कोई भी नंबर 6 बार रिपीटेड है, 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2, अगर 6 बार रिपीटेड है, देखिए
क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है जो किसी न किसी नियम से बंधा रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी संख्या दिया है उसको हम परीक्षा हाल में डिवाइड करते रहेंगे तब तो हमारा 10 में एक प्रश्न बनेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस प्रश्न को समझने में या उस प्रश्न के बनाने के तरीके को हमने नहीं जान पाया है और परीक्षा हाल में हम अपनी गलतियों का उजागर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई नंबर आता है जिनका 6 बार वही संख्या रिपीटेड है तो वह संख्या हमेशा 3 से, 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होती है, याद रखिए। फटाक से उसको आपको डिवाइड कर देना है, चाहे 3 से कीजिए, चाहे 7 से कीजिए, चाहे 11 से कीजिए, चाहे 13 से कीजिए, वो उससे वो डिवाइड होगी। ये चीजें आप विभाज्यता के नियम में भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, कल मैं एक फार्मूला बताया था, जैसे पदों को जोड़ना है तो पदों को जोड़ने के लिए कल मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिया था, पदों की संख्या और प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये फार्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह संख्या पद्धति में उपयोग होता है। कहीं पर भी आप संख्याओं को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़िए, 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़िए, तो पदों की संख्या इसमें कितना है, n बराबर 20 है। प्रथम पद, फर्स्ट पद हमारा क्या है, 1 है। अंतिम पद हमारा लास्ट नंबर क्या है, 20 है। आप इस फार्मूले में मान रख दीजिए, ठीक है। पदों की संख्या 20, प्रथम पद 1, अंतिम पद 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 21 बराबर 210। इसी को हमारा एक दूसरा फार्मूला लगाते हैं, n+1 बटे 2, ये भी लगाते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए n+1 बटे 2, ये भी फार्मूला, लगभग ये भी वही सेम फार्मूला है, ठीक है। तो इसी में आगे थोड़ा और चलते हैं। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करना है। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, मान लीजिए अगर वर्ग दे दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो वर्गों का योग के लिए n+1 2n+1/6, याद रखिए फार्मूला, याद रखिए। अब n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, अर्थात इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं। बस इसमें मान को रखिए और डिवाइड करके आंसर ले आइए। जैसे 10 धन 1, 10 गुणित 2 धन 1 बटे 6, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 20 और 1 21 बटे 6, ठीक है। तो जो कटेगा कटा दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 है कम 3, 3 सते 21, तो हमारा बच गया 5 गुणित 11 गुणित 7, ठीक है। 5 गुणित 11 गुणित 7, 11 सते हो गया 77 गुणित 5 बराबर 5 सते 35 का 5 और 5 सते 35 और 3 38, यानी 385 हमारा आंसर आ गया। ये वर्गों के लिए है, प्राकृतिक संख्या के, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए फार्मूला, अभी मैं आपको एक फार्मूला बताया, Sn बराबर n, फिर ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, वो आप केवल प्राकृतिक संख्या के लिए निकालना है। कल उससे संबंधित और प्रश्न बताया था कि कौन 2 से विभाजित होगा, कौन 5 से विभाजित होगा, उनका योग ज्ञात कीजिए। वो सारों चीजें के लिए उस फार्मूले पर फिट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया था। अगर वर्ग के लिए आएगा तो ये फार्मूला याद रखिए आप, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन सीजीटेट में आ चुका है, ये वर्ग का आ गया। अब इसके बाद हम घन का देखते हैं। अगर घन आ जाती है तो घन के लिए हमको कैसे बनाना है। जैसे घन के लिए आ गया प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3, 5 का घात 3 प्लस डेडेडेडेस आप जितना भी लेना चाहें 10, 20, 25, 50, 100 जितना भी लेना है ले लीजिए। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला क्या बनेगा, इसमें घनों के लिए जो फार्मूला होगा वो n+1/2 वो जो प्राकृतिक संख्या के योग वाला जो फार्मूला है उसमें हमारा इसको कर देना है क्यूब घनों के लिए। तो यह n बराबर कितना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। n बराबर 10, 10 घन 1/2 का घात 3 बराबर 10 गुणित 11/2 का घात 3, 2 एकम 2, 2 पंछे 10 बराबर ये हो गया 55, 55 का घात 3 यानी 55 का घात 3 मतलब 55 गुणित 55 गुणित 55 इसको आप गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपके लिए फिट बैठेगा। देखिए यहां पर एक चीज आ गया तो बता देता हूं, कभी भी कोई मिडिल पदों का गुणा करना रहता है, जैसे मिडिल पद बोलने से 10 और 20 के बीच है 15, 20 और 30 के बीच है 25, उसके बाद है आपका 35, उसके बाद 45। ऐसा जो मिडिल पद है, अगर मिडिल पद का मिडिल पद से गुणा करना है तो फटाक से कैसे गुणा करते हैं, इकाई का इकाई से गुणा कर दीजिए, इकाई का इकाई से गुणा कीजिए और ये जो 4 है अगला को 1 बढ़ा देना है, अगला को क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे तो 4 गुणित इसको कर देंगे 5, जो 4 है वो क्या हो जाएगा 5, तो 4 पंचे 20, ये आपका आंसर। गणित केवल अभ्यास है, अभ्यास कीजिए कभी भी मिडिल पर, जैसे यहाँ 55 गुणित 55 मिला ना तो 55 गुणित 55 बराबर क्या होगा 6 पंचे 30, ये उत्तर होगा देखिए। फिर उसके बाद एक अगला 55 बचा है, उस अगला 55 को फिर आपको इंटू करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम नंबर होना चाहिए दोनों, 55 गुणित 55 या 65 गुणित 65, ठीक है। तो कम से कम ये दो को तो हम गुणा करने से बच गए, हमारा तुरंत कम से कम ये दोनों गुणा हो गया। आप 55 से इंटू कर दीजिए इसको, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं, जब बीच बीच में आते जाएगा तो उसको कैसे फास्ट तरीके से अपन सॉल्व करते हैं उस पर हमको मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 150 क्वेश्चन को 120 मिनट में बनाने के लिए हमको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कहीं हम जाकर के अच्छा से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये तो हो गया हमारा वर्गों का योग, घनों का योग। अब देखते हैं, मान लीजिए अगर सम संख्याओं के वर्गों का दे दिया है तो कैसे करें, ठीक है। सम संख्या के लिए देखते हैं, और यही प्रश्न आया था सीजी टेट में, आया था किसी सत्र में आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। एक्चुअली में इसके पहले मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, तो मेरे को हर प्रकार के जो भी पेपर होता था ना, उस पेपर को मेरे को देखने का जिज्ञासा होता, और मेरे को आज भी वो याद आ गया इसको पढ़ाते पढ़ाते कि ये पेपर कहीं ना कहीं मैं देखा था। क्योंकि उस समय मैं पीएससी की तैयारी जरूर कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि मैं छोटे पोस्ट के पेपर को ना देखूं। एक नॉर्मल डीएड लेवल का भी जो एग्जाम होता था ना, उस लेवल के पेपर का भी मैं एनालिसिस करता था और देखता था कि किस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मेरे को याद आ गया, ये क्वेश्चन आया था इसमें 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस डेडेडेडेस, मान लीजिए जो भी है, यहाँ पर 10 का वर्ग। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो ये हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग है, प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां पर हमारा जो फार्मूला बनेगा, वहां ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा n+1 है ना, n+1 n+2 बटे 6। देखिए एक हमारा वर्गों का योग में यहां पर केवल 2n था, और वहां पर क्या था 2n+1 था, केवल यहां परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखेगा। याद रखने के लिए तरीका, यहाँ n+2 है, वहां पर जो लिखा था वो 2n+1 था, बस यही अंतर है, बाकी सेम एज इट इज है। वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग में n+2 की जगह 2n+1 लिखा था, इसी की जगह हम लिख दिए n+2 लिख दिए। और यही चीज आपका विषम संख्या के लिए भी यही है, 1 का घात 3, 3 का घात 3, 5 का घात 3, 7 का घात 3 प्लस मान लीजिए 9 का घात 3, ये दे दिया। तो इसके लिए भी आपका फार्मूला यही है, यही सेम फार्मूला है, दोनों के लिए एक ही है।
अरे सॉरी, ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए मैं आपको प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 5 फार्मूले बताए हूं और 100% यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा संख्या पद्धति से। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान रखेगा और क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत फार्मूले पर फिट करना है और अपने को तुरंत बनाना है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत होगा बिल्कुल आप ग्रुप में शेयर कीजिए, उस समस्या का समाधान हम ग्रुप के माध्यम से भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे या तो पढ़ाई के लेवल में या मार्गदर्शन में कमी रहता है, जिसके कारण हम लोग बार बार कभी जैसे 75 नंबर क्वालिफाई है तो 74 नंबर पाए, 72 नंबर पाए, या 90 क्वालिफाई है तो 85 में अटक गए, 80 में अटक गए, 88 में अटक गए। ठीक है, मैं तो मानता हूं अगर मैं साइंस बैकग्राउंड की बात करूं, अगर मिडिल खंड में, चलिए आज ग्रुप में चर्चा हो रहा है मिडिल खंड के लिए, मिडिल खंड में भी पास होना इतना इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा की तैयारी पर कमजोरी है, जिसके कारण हम लोग 90 क्वेश्चन भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई हमारे पास 120 मिनट का समय है, इसमें हमको 90 लेना है, तो अगर 1 मिनट भी समय ले तो हमारा तो 90 क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट में एक प्रश्न भी बनाए तो हमारा 90 क्वेश्चन हो गया। और मैं आप लोग को जिस तरीके से बता रहा हूं वो वैसे अगर प्रश्न आते हैं तो आपको तो 1 मिनट लगना ही नहीं है, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं साइंस बैकग्राउंड में बात करूं तो मैथ्स जो है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन और साइंस में 30 क्वेश्चन, टोटल 60 है। 60 में 40 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, गिरे से गिरे हालत में आपको 40 क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते कि आपको एक सही दिशा से तैयारी करना है, सही किताबों का चयन करना है। इसके बाद आपका हिंदी है, हिंदी में तो कम से कम आपको 25 खींचना है, इतना इजी रहता है। हिंदी हमारा तो लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, चाहे हमारी मातृभाषा भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां से मान लीजिए किसी का हिंदी कमजोर है तो हो सकता है वो इंग्लिश वाला, तो भाई इंग्लिश में आप अल्टरनेट कर दीजिए, आप खींचिए इंग्लिश में 25। मान लीजिए जिसका इंग्लिश कमजोर है तो वो हिंदी में, मान लीजिए मैं बता रहा हूं मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन बनाइए, चलिए ठीक है, या जिसका हिंदी कमजोर है वो 5 से 10 ले लीजिए। नहीं तो अगर हिंदी हमारा मजबूत है तो 25 कहीं नहीं जाएगा, तो हमारा ये 40 क्वेश्चन, ये हमारा 25 क्वेश्चन, ये केवल 2 सेक्शन से। इसके बाद हमारा पेडागोजी है, पेडागोजी में तो 20 क्वेश्चन लाना है, 30 में 20 कैसे नहीं आएगा, 30 में 20 मिनिमम मार्क ले रहा हूं, कितना हो गया 85। इंग्लिश अभी भी छूटा है, जिसका इंग्लिश नहीं बनता है, जिसका नहीं भी बनता है तो 30 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो 5 तो फंसेगा जी, मत पढ़ो इंग्लिश, छोड़ दीजिए। और जो पढ़ते हो वो तो गेन करोगे, नंबर गेन करेंगे, लेकिन जो नहीं समझ में आता है तुक्का भी मार दिया 30 को तो 5 तो कैसे सही नहीं होगा जी, होगा कि नहीं होगा? ये मैं मिनिमम बताया, देखो कहां तक पहुंच गए 90। हमारा 90 क्वेश्चन हमने बनाया और हमारे पास कितना क्वेश्चन बचा है, 60 क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं जान रहे हैं, 60 क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे। अभी 60 क्वेश्चन में आप तुक्का मारोगे तो कितना सही होगा जी, 7-8 तो होगा। 60 क्वेश्चन का आप किसी एक में एक सिरे से तुक्का मार दीजिए, चाहे बीबी मारिए सीसी मारिए, तो आपके कितने हो गए 97। तो काहे के लिए हम लोग को रोना आता है? आप इन चीजों पर फॉलो कीजिए, फिर आराम से क्लियर होगा। अब बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं देना है, शासन ने अपना जवाब दे दिया, हमारा काम है कि हमको टेट उत्तीर्ण करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम से आप लेके चलिए, या आपका जो खंड मजबूत है उस खंड को आप मजबूत कीजिए। साइंस और मैथ्स में, साइंस में भी इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है कि जो एक बार पढ़ने के बाद आंसर आ रहा है। मैथ्स में चलो एक बार बनाना पड़ रहा है, लेकिन साइंस में तो ऐसा क्वेश्चन है कि यदि आपको, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, प्रकाश चैप्टर है, ध्वनि चैप्टर है, चाल वाली चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, इतना इजी सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई प्रकाश, प्रकाश के बारे में हम सब जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश में
और क्या क्या गुण रहते हैं? प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, विवर्तन का गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है, परावर्तन का गुण पाया जाता है, अपवर्तन का गुण पाया जाता है। आप इन गुणों को समझ लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन कैसे चुकेगा। प्रकाश वाले चैप्टर से परावर्तन अपवर्तन से दर्पण लेंस पर बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम या कहां पर कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, उस चीजों पर फोकस कीजिए जो चीजें आ रहे हैं। जैसे दो कमरे में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे की आवाज को सुन लेते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि देखना प्रकाश का काम है और सुनना ध्वनि का काम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्वनि में विवर्तन का गुण नहीं होता लेकिन प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में मुड़ने का गुण है लेकिन ध्वनि में मुड़ने का गुण, ध्वनि में मुड़ने का गुण है लेकिन प्रकाश में मुड़ने का गुण नहीं है। पहले गलत बोल डाला था कि प्रकाश में मुड़ने का गुण नहीं है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जबकि ध्वनि मुड़ करके दूसरे कमरे में चली जाती है जिससे हम आवाज को देख लेते हैं। लेकिन प्रकाश में मुड़ने का गुण नहीं है क्योंकि हमारा ये जो कमरे का दीवार है, उस दीवार जो उसका लिए अवरोधक बन गया है, वो अवरोधक जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है उस तरंग दैर्घ्य से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो मुड़ नहीं पाता है। अगर कोई एक तीक्ष्ण कोण रख दिया तो तीक्ष्ण कोण क्या है? बहुत शार्प नुकीला है। तो चूंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इससे ज्यादा हो गया तो मुड़ के चले जाएगा यहां से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको साइंस में भी हर क्वेश्चन एज इट इज फटाफट बनेंगे। अपन उसको भी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले अपन देखते हैं हमारा ये मैथ्स का जो पोर्शन है इस पर पहले क्लियर करते हैं। चलिए अगला हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे संख्या पद्धति पर यदि और कुछ चर्चाएं की जानी है तो संभवतः लगभग 90% जो है इससे हो चुके हैं। और अगर एक दो प्रश्न मैं थोड़ा सा देख लूंगा, अगर कहीं से कुछ आता होगा तो उसको भी क्लियर कर दूंगा संख्या पद्धति से, ठीक है। हम लोग अब अगला चलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हमारा नया चैप्टर रहेगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक भी अगर कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको पीएससी के लिए तैयारी करना है तो उसके लिए क्वेश्चन की प्रकृति अलग है। आपको टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टेट के हिसाब से हमको क्वेश्चन को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक को समझने के सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपवर्त्य या गुणज। अपवर्त्य या गुणज, गुणज का सीधा सीधा अर्थ होता है पहाड़ा। गुणज का सीधा सीधा अर्थ क्या है? पहाड़ा, ठीक है। तो गुणज का अर्थ सीधा सीधा पहाड़ा मतलब क्या होता है? जैसे 5 का अपवर्त्य मतलब 5 का पहाड़ा लिखना है आपको। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, जो भी जितना लिख सकते हो लिखो, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं, समझ में आ रहा है? ये जो संख्याएं हैं अपवर्त है, यही गुणज है। अर्थात इससे हमारा क्या सेंस निकलता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है? कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब वह संख्या है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है कि जो संख्या से विभाजित हो जाए, संख्या से विभाजित हो जाए। एकदम आपको कॉमन चीज में बता रहा हूं, एक सिंपल परिभाषा, जो संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब ये जो है ये हमारा संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या से हर कोई विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक है। तो लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। इसके बहुत सारे हैं, लघुत्तम समापवर्तक बहुत सारे हैं, लेकिन
अगर हमको मान लीजिए दो चीजों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मान लो 10 का भी निकालना है, तो 10 एकम 10 दूने 20, 10 तिया 30 तो यहाँ पर कॉमन 10 20 10 20 दो आ रहे हैं। तो चूंकि हमको लघुत्तम की बात कर रहा है, लघुत्तम मैंने छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 10 और 20 में छोटा कौन है? 10 है। इसको बोलेंगे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? लघुत्तम समापवर्तक मतलब जो संख्या से विभाजित हो जाए, जो संख्या से विभाजित हो जाए। संख्या कौन है? ये है संख्या, से विभाजित हो जाए, मतलब ये सब लघुत्तम समापवर्तक हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर और बहुत सारे संख्या का निकालना है तो हम किसको चूज करें? तो चूंकि नाम से स्पष्ट है लघुत्तम मतलब उनके सबसे छोटा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी में, जो सभी संख्याओं में जो कॉमन है, उस कॉमन में सबसे छोटी से छोटी संख्या को लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को भी डाउट होगा तो बिल्कुल इसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है? यानी जो संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है? अब इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक को, क्योंकि देखिए इसका जो बेसिक चीज को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे क्वेश्चन को हमको समझने में दिक्कत होगा कि कहां पर हमको लघुत्तम निकालना है, कहां पर महत्तम निकालना है, ठीक है? तो जो संख्या से विभाजित होगा यह है लघुत्तम। अब अगला देखते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में सब महत्तम समापवर्तक का पहले समझते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। इसको बोलते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। कहीं कहीं क्वेश्चन में ना देखना लिखा रहेगा गुणनखंड तो समझ जाना वहां महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है, कहीं पर गुणज लिखा रहेगा तो समझ जाना वहां लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। इसीलिए मैं आपको इन शब्दों को ही बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न को पढ़ते समय कहीं कहीं पर शब्दों का भी चुनाव या शब्दों को भी अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है, तभी क्लियर हो पाता है कि यहाँ पर हमको क्या करना है। जैसे हमारा गणित में प्रतीक चिन्ह है, जैसे धन बोला हम समझ जाते हैं कि जोड़ना है, ऋण बोला उसका मतलब समझ जाते हैं घटाना है। वैसे भी गणित में जो शाब्दिक अर्थ है उससे भी हमारा बहुत कुछ चीजें गणित की भाषा में बोलता है, ठीक है? तो इन चीजों को भी हमको जानना है। अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है? मान लीजिए मैं एक नंबर लिया 42, तो ये 42, इस 42 को कौन कौन सी संख्या भाग देगी? तो एक तो एक से जाएगा ही, एक और स्वयं तो सब में रहेगा, एक नंबर और स्वयं मतलब जो नंबर है वो तो कॉमन रहेंगे। एक 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 6 से जाएगा, 7 7 6 42, ठीक है? और 8 9 10 11 12 13 14 14 तिया 42 और कौन जाएगा? 21, है ना? लास्ट जाएगा 21। 21 दूने आ गए मतलब अंतिम संख्या वही है स्वयं, ठीक है? तो ये जो है ना ये संख्या कहलाते हैं अपवर्तक, अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड, ठीक है? तो अपवर्तक या गुणनखंड क्या चीज है? जो ये जो अपवर्तक या गुणनखंड क्या है? जो संख्या को विभाजित कर दे, संख्या को विभाजित कर दे। और वहां पर मैं बोला था संख्या से विभाजित हो जाए। देखिए बहुत अंतर है, संख्या से विभाजित होना चाहिए, जैसे 5 लिखा था, 5 से ये सब विभाजित होना चाहिए था। यहां पर ये जो संख्याएं हैं मतलब ये जो अपवर्तक हैं, ये जो गुणनखंड है, ये संख्या को विभाजित करें। जो जो इस संख्या को विभाजित करेंगे वो उनके अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है? तो अब इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक क्या है, ठीक है? तो महत्तम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं एक ये जैसे
4 और 6 का मान लीजिए महत्तम समापवर्तक निकालना है। 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 4 का गुणनखंड निकालिए। 4 का गुणनखंड 1 2 4, यही तो है जो 4 को डिवाइड करेंगे। 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 2 है और नहीं, तो केवल एक ही बचा। मान लीजिए अगर यहाँ और कोई चीज कॉमन रहता तो हम क्या करते? जो सबसे बड़ा रहता वो हमारा क्या कहलाता? महत्तम समापवर्तक। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पर एक ही चीज आ गया है, अगर यहाँ पर और संख्या होते तो जो सबसे बड़ी होती वो चीज हमारा क्या कहलाता? उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये हमारा लघुत्तम आ गया, हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया, ठीक है। ये हमारा परिभाषा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे सामान्य चीजों में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक को क्या करते हैं? जैसे 2 3 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो तीनों को एक साथ निकालते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, जो डिवाइड नहीं होगा वो ज्यों का त्यों लिख देना है। 2 दूने 4, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 एकम 2 3, देखिए लास्ट में एक एक आया, हमारा काम हो गया। 2 गुणित 3 बराबर 12, ये लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया? एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। अगर यदि हम 3 व 4 का महत्तम समापवर्तक निकाले तो महत्तम समापवर्तक के लिए क्या होता है? यहां पर अलग अलग निकालेंगे, 3 का अलग और 4 का अलग। 3 एकम 3, 2 दूने 4, 2 एकम 2। ध्यान रखिएगा 4 एकम 4 डायरेक्ट नहीं बोलना है, छोटी से छोटी गुणनखंड से शुरुआत करना है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक में हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन 1 है, ठीक है। तो 3 और 4 का एचसीएफ क्या आ गया? हमारा 1 आ गया, एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसी को भिन्न में दे दिया, 3/4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 3/4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यदि हमको भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो महत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, ठीक है। 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ, ठीक है। यहां पर तो एक एक है, जैसे इसमें एक एक और जोड़ देता हूं तो उसमें फिर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसमें ले लेते हैं 5/8, ठीक है। यहां भी ले लेता हूं 5/8। मान लीजिए दोनों का हमको लघुत्तम निकालना है या इसका महत्तम निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमको अंश का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो 5 और 3 का एचसीएफ, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका जाहिर सी बात है एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले आपको हम संख्या पद्धति में क्लियर करा चुके हैं। तो इसका 1 आया। एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? 2 दूने 4 दूने 8, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका महत्तम समापवर्तक, ठीक। अगर यहां पर चलते हैं तो 5 और 3 क्योंकि दोनों अभाज्य हैं तो इसका एलसीएम मतलब सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। तो 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15 और 4 और 8 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 4 और 8 में दोनों एक ही ओर से जाएंगे, है ना। मतलब 2 दूने 4, 2 एकम 2, ठीक है। 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2,
तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में दो दो तो दो है, मतलब 2 × 2 = 4। हमारा एचसीएफ क्या आ गया 4, तो इसका आंसर आ गया 15/4। तो ये भिन्नों का महत्तम कैसे निकालना है, लघुत्तम कैसे निकालना है, इस पर चर्चा हुई। ठीक है, अब इसके बाद और थोड़ा, अब इससे थोड़ा डीप चलते हैं। ठीक है, लघुत्तम महत्तम में एक आध क्वेश्चन इसमें चलिए, दो 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हो, 4, 5, 6 से विभाजित हो। ठीक, ये हमारा लघुत्तम महत्तम से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं से विभाजित हो। देखिए वर्ड आ गया, से विभाजित मतलब लघुत्तम, नहीं तो वहां पर हम महत्तम भी निकाल देंगे। ठीक, तो 4, 5, 6 का आपको क्या निकाल देना है, लघुत्तम। 4, 5, 6 का लघुत्तम, 2 दूने 4, 5, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5, 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, कितना आ गया, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 2 दूने 4 तिया 12 पंचे 60। हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ गया 4, 5, 6 का लघुत्तम आ गया 60। तो मैं विभाज्यता के नियम में बताया हूं कि उसका पहाड़ा पढ़ देना है। जो लघुत्तम आया 200 से 500 के बीच बोला है, तो 200 से 500 के बीच में 60 एकम 60 छोटा है, 60 दूने 120 छोटा है, 60 तिया 180 छोटा है, है ना, 60 चौक 240 ही आया। ठीक है, अब अगला जो करूंगा वो 500 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे कितने नंबर आए, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर आए 5। अर्थात 200 से 500 के बीच ऐसी 5 संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इससे और आगे ले चलता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वर्डों को ध्यान रखना है आपको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कॉमन, मेरे पास क्या है, मैं अपने हिसाब से ही वो एग्जाम्पल को मैं पेश कर रहा हूं। आप लोग को मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ किताब है ना कुछ है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैंने अपने कंपटीशन एग्जाम के से लेकर के जो अनुभव है, उसमें मैंने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर का जो देख करके जो मेरा अनुभव कहता है कि लघुत्तम महत्तम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसी टाइप का आप लोग को मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो, अभी मान लीजिए इस चीज को मैं दे देता हूँ 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो
ठीक है, 4 5 6 से छोटी संख्या, मतलब यहां भी बात आ रहा है छोटी से छोटी संख्या, यहां भी बात आ रहा है से, मतलब सीधा सीधा एलसीएम निकालना है किसका, जो विभाजित होने वाले हैं उसका। अर्थात 4 5 6 का भी मैं निकाला हूं, 4 5 6 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 60, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 60, जो 4 5 6 से पूरे विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, ये 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। ये मेरा एक कॉमन उदाहरण है, इससे बड़ी प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन हमको उसका क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। टेट के लेवल में इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जोड़ दे रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित करने पर पूरा विभाजित ना होकर के मान लीजिए 5 शेष फल बचे, 5 इसी में जोड़ दे रहा हूं। छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित करने पर चार पांच छह से विभाजित करने पर शेष फल 5 बचे, शेष फल 5 बचे। इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपके टेट में नहीं आएगा, और जब कभी पीएससी की तैयारी करेंगे उस समय इससे और ऊपर लेवल जाएंगे। ठीक है, विभाजित करने पर शेष फल 5 बचे, तो जो शेष फल बचता है उसको यहां पर जोड़ दीजिए, क्योंकि शेष बचाना है ना हमको। 4 से इसको भाग दूंगा तो पूरा जाएगा, तो शेष 5 बचा ना, मतलब 65। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 65। आप 65 को भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उसको यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा छोटी से छोटी संख्या वाला हो गया। ठीक है, आप इसमें एक टेट में एक क्वेश्चन आया था, सी टेट में देखा था शायद उसको, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं अभी जो क्वेश्चन इसमें लिखा वह छोटी से छोटी संख्या लिखा हूं। ठीक है, मतलब मैं संख्या के बारे में चर्चा नहीं किया हूं कि क्या संख्या है, छोटी से छोटी संख्या बोल दिया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा घुमा दूं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित हो। उसी को उदाहरण दे रहा हूं, जो 4 5 6 से विभाजित हो। देखिए क्वेश्चन बदल गया ना, वहां पर था छोटी से छोटी संख्या में बोला था, मैं 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की मैं बात नहीं किया था, लेकिन यहां पर मैं प्रश्न में बात करते हैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को हमको कैसे बनाना है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है जी, 1000। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000, बड़ी से बड़ी संख्या 9999, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब छोटी बड़ी तो जानते ही है, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 2 अंक की छोटी संख्या 10। ये चीजें तो हम जान ही रहे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हूं, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित हो। तो ये क्या 4 5 6 से विभाजित होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या मतलब 1000 की बात नहीं कर रहा है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या मतलब 4 अंक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कोई भी छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमको 4 5 6 का लघुत्तम निकालना है, 4 5 6 का लघुत्तम समापवर्तक
बराबर अभी मैं निकाला हूं 60 निकाला हूं। तो आप 1000 को 60 से डिवाइड कीजिए। 1000 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 होगा, क्योंकि उस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 40 बचा, 0 है ना। और 6 छक्के 36, कितना बचा? 40। अब नहीं जाएगा ये हमारा शेषफल बचा। देखो कितना बचा? शेषफल हमारा 40 बचा। मतलब अगर हम इसी संख्या को लेते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1000। हमने 1000 को डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। मतलब हमारी जो संख्या है वो 1001, 1002, 1003, 1004 में से कोई आगे की संख्या है। तो उसको हम कैसे जानेंगे? हम निकालते थोड़ी रहेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं कि ये जो शेषफल बचा है, कितना शेषफल बचा है? 40। 40 जो शेषफल बचा है, अगर ये 60 शेषफल बच जाता तो हमारा भाग जाता कि नहीं जाता? ये हमारा भाग जो है पूर्णता हो जाता। तो इसमें कितने की कमी हो रहा है? 20 का कमी हो रहा है। कितनी कमी हो रहा है? 20 का। अर्थात 1000 में आप 20 प्लस कर दीजिए तो 1020। तो ये जो छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 100% आपको लघुत्तम महत्तम से चाहे सीजी टेट हो या सी टेट हो, यहां से एक प्रश्न आने हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4 अंकों की बोलेगा कि 3 अंकों की बोलेगा, या खाली वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, या भिन्नों का लघुत्तम या भिन्नों का महत्तम बोल देगा। देखिए हमको इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा टेट में, ठीक है। आपके पास यदि अनसाल्ड पेपर रखे होंगे, आप अनसाल्ड पेपर को सॉल्व कीजिए और लघुत्तम महत्तम में मैं जो बता रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है देखते चलिए, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर 40 जो शेष बचा है, अगर ये 60 आता तो 60 एकदम 60 पूरा पूरा हो जाता। तो हमको 60 लाने के लिए यहाँ 20 की और जरूरत है। तो 20 की और जरूरत है, मतलब हम इसको 20 प्लस कर देते हैं। तो 1020 वह छोटी से छोटी संख्या है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर बात कर देगा बड़ी से बड़ी संख्या, किसका बात करेगा? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 9999 को डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? इसी को बता देता हूं, बड़ी से बड़ी संख्या में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी समझा ही देता हूं यहीं पर। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए आप 4, 5, 6 4, 5, 6 उदाहरण ले रहे हैं सर, मत बोलिएगा, क्योंकि मैं किसी एग्जाम्पल को लेकर नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न के बनाने के तरीके को बता रहा हूं। आप घरों में जो आपके पास किताब है उन किताबों पर इस टाइप के प्रश्न को देखिए और जो भी नंबर दिया है मैं जैसे बताया हूं वैसे आप बनाइए, उत्तर जो है फटाफट आएंगे, ठीक है। पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 4, 5, 6 का लघुत्तम कितना है हमारा? 4, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 60 आया है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो बड़ी से बड़ी क्या है जी? 9999 है। इसको आप डिवाइड कीजिए 60 से। 60 एकम 60, कितना बचा? 39। 1 9 उतारेंगे, 6 छक्के 36, 360 आ गया। कितना बचा? 39। फिर 1 9 बचा, 6 छक्के 36, कितना आया? 39। हमारा शेष आया क्या? 39। देखिए अब यहां पर समझना है, शेष फल हमारा बचा 39, ठीक। अगर छोटी से छोटी वाला में जैसे मैं पढ़ा हूं कि जो शेष बचता है उसमें और कितना जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 21। तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें तो हमने जोड़ा है, तो अगर यहां पर हम जोड़ दिए उसको 9999 में 21 को जोड़ दिए तो
कितना हो गया? 4 अंक से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? 9 1 10 का शून्य, 9 2 11 1 12 का 2, 9 1 10 का शून्य, 9 देखिए 4 अंक से बड़ा आया कि नहीं आया आपका आंसर? 5 अंकों का आ गया। तो हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जो शेषफल बचा है उसको माइनस करना है। उसमें 9,999 में 39 माइनस कर दीजिए, तो 39 माइनस करेंगे तो 0 6 9,960। ये देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम पहले के जैसा अगर बना दिए कि 39 में और कितना जोड़ेंगे तो 60 आएगा 21, तो 21 को इसमें जोड़ देते हैं। अरे 21 को जोड़ोगे तो 5 अंक आ गया, जबकि हमारा प्रश्न बोला है 4 अंकों का। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जो शेषफल है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 4 अंक पे ही रुकेगा जो प्रश्न बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक C-टेट में क्वेश्चन आया था उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी आप लोग इसको खुद बनाइएगा। हाँ, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। देखो क्वेश्चन था ये, एज इट इज क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं मैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 6 7 4 का गुणज हो। देखिए ये प्रश्न था, एक गुणज लिख दिया। देखो गुणज मतलब लघुत्तम, गुणज मतलब लघुत्तम। हम जान रहे हैं फिर भी यहाँ वर्ड से पकड़ लिए लघुत्तम। तो 6 7 और 4 है ना, 6 7 मैंने कि 4 6 और 7 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 2 दूने 4 2 तिया 6 7, 2 एकम 2 3 7, 3 एकम 3 7 और 7 एकम 7। ठीक है, 2 दूने 4 4 तिया 12, 12 7 84, 12 7 84, अर्थात एलसीएम आ गया हमारा एलसीएम आ गया 84। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोला है, तो 4 अंकों की न्यूनतम। देखिए अब मैं आपको यहां पर मैं थोड़ा सा बता रहा, ऑप्शन दिया है 106 1008 और 1000 और 102, ये ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करते हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है 1000, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 84, 84 एकम 84, कितना बचेगा 10 में 4 गया तो 6 यानी 16 160। अब ये किससे डिवाइड होगा, दूने में ज्यादा हो जाएगा, अगर दूना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक में करते हैं कितना आएगा ये 84, 84 कम 84, 10 में 4 गया तो 6 और ये 15 में 8 गया तो 7, 76। क्या आया 76, है ना। तो 76, मैं छोटी छोटी संख्या में याद कीजिए, 76 84 से कितना कम है, 8 तो कम है कि नहीं है, 8 कम है, तो हम जो संख्या है उसमें 8 को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आया हमारा 1008। ये देखिए C-टेट का आया हुआ प्रश्न है। कभी कभी हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहता है, प्रश्नों का चुनाव हम सही नहीं कर पाते हैं, परीक्षा हाल में देख करके हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये प्रश्न कहाँ से दे दिया, मेरे पास तो 10 किताब पढ़ के आया हूँ। अरे 10 किताब पढ़िए चाहे 15 किताब पढ़िए, लेकिन प्रश्नों का चुनाव आपको आना चाहिए कि किस टाइप का प्रश्न हमको टेट के लिए पढ़ के जाना है, किस टाइप का प्रश्न हमको व्यापम के लिए पढ़ना है, कि किस टाइप का प्रश्न हमको पीएससी के लिए तैयारी करना है। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा एक आपके सामने उदाहरण हो गया। ठीक है, अब इसके आगे और थोड़ा चलते हैं लघुत्तम महत्तम में, एक दो कैटेगरी और बता रहा हूं। टाइमिंग क्या हो गया, ठीक है चलिए ठीक है फिर, है ना। नेक्स्ट क्लास तिवारी सर लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग कल या आने वाले क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, आपके द्वारा निश्चित रूप से जो बताया गया है एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताया गया है। निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा मिलेगा। अब आगे की क्लास के लिए मैं श्री विकास कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना क्लास संभाले। साथियों नमस्कार। हम परीक्षा में कैसी तैयारी करते हैं, कौन सी तैयारी करना है, कब तैयारी करना है और कितना तैयारी करना है, इसको भूल जाते हैं। हम पूरे पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से हमको किस परीक्षा में कितनी तैयारी करनी है ये जानकारी नहीं होती है, ये अनुभव से आती है। और मैं आज कुछ टॉपिक में आप लोगों को अपने अनुभव से उसको शॉर्टकट में आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं एक टॉपिक आता है सौर मंडल, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हमको टेट एग्जाम के लिए कैसी परीक्षा देनी है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से काम करना है। तो उसको मैं सरलीकरण करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, सौर मंडल का सबसे प्रमुख जो पिंड होता है वो है सूर्य। लीजिए, मैं एक एक चीज को एक एक बार में पढ़ाने का प्रयास करते जाऊंगा और आप देखते रहिएगा। सूर्य, सूर्य हमको प्रकाश देता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का तापमान मध्य में कितना होता है। सबसे पहला तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम जानते हैं कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो पिंड, वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है तो वो होता है बुध। सूर्य से सबके पास का ग्रह होता है बुध। अब बुध की क्या खासियत है? इसका जो अक्षीय झुकाव होता है, अक्षीय झुकाव, ये सभी ग्रहों से ज्यादा होता है। हमारे पृथ्वी का, जब पृथ्वी पर आऊंगा तो बात करूंगा, अभी बुध के विषय में बात करता हूं। जिस प्रकार हमको चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसमें कलाएं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार बुध में भी कलाएं दिखाई देती हैं। यदि पूछा जाए कि किस ग्रह में कलाएं दिखाई देती हैं, तो सिर्फ एक ही ग्रह है और वो है बुध ग्रह। ये कितने दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कितने दिन में परिक्रमा पूरी करता है, तो सब ग्रहों की परिक्रमा को याद नहीं करना है भाई। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी सब कितने कितने दिन में करते हैं, इसमें बर्डन हो जाएगा। तो ये अपना परिक्रमा करता है 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन। मैं एक एक ग्रहों पर छोटी छोटी बातें करता जाऊंगा और आपको स्पष्ट होता जाएगा। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह। पूजा करते हैं हम 9 ग्रह की, लेकिन वर्तमान में आजकल 8 ग्रह हो गए हैं। प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है।
अब इसके पश्चात आता है बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र, सबसे ज्यादा क्वेश्चन शुक्र और पृथ्वी से पूछे जाते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? ये सबसे पहले तो ये सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा है भोर और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र को। भोर और सांझ का तारा कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह होता है। आप सोचेंगे कि बुध तो सूर्य के सबसे ज्यादा पास है, तो शुक्र कैसे गर्म होता है? यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। क्यों? यदि ऐसा पूछ दिया कि शुक्र क्यों सबसे गर्म ग्रह है, चूंकि बुध पास में होता है, क्योंकि इसके वातावरण में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा पाई जाती है, जो उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह होता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो पृथ्वी के लगभग समतुल्य होता है। अब एक बात और है, यह सूर्य के वामावर्त दिशा में घूमता है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ये जो होता है वो उल्टा घूमता है, वामावर्त दिशा में घूमता है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा ग्रह, ये होता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, जिसके अधिकतम भाग में पानी है, तो पानी के कारण इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह। ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमी हुई है, झुकी हुई है? 23.5 अंश। पृथ्वी के विषय में बहुत कुछ उसका द्रव्यमान पूछ सकता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण गति से क्या होता है, इसको जानना, इसको यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उसको जानते हैं। इसमें एक चीज है कि पृथ्वी जो है उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से अधिकतम दूरी होती है इसकी 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम 3 जनवरी। ये हमको याद करने की आवश्यकता है। 4 जुलाई को अधिकतम और 3 जनवरी को, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है ना भाई। तो यहां पर जब आएगी तो ये कब है? 4 जुलाई, और यहां पर जब आएगी तो वो है
3 जनवरी, 4 जुलाई। इसके बाद आते हैं अपन मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं जिसके नाम है फोबोस और डिबोस। ये जो डिबोस है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा पिंड है, सबसे छोटा उपग्रह है या पिंड कह सकते हैं हम। डिबोस, डिबोस जो होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा पिंड होता है। ये हो गया मंगल। मंगल के बाद आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अब इसके बाद आते हैं हम शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। शनि ग्रह में एक वलय होता है जो विभिन्न वलय के समान दिखाई देता है। किस ग्रह में वलय पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, तो शनि ग्रह है। इसका एक विशेष उपग्रह है जिसका नाम है, हमारे घड़ी का नाम, टाइटन। टाइटन। इसके बाद एक ग्रह और आता है जिसको कहते हैं हम अरुण। ये शनि है और उसके बाद है वरुण। चूंकि वरुण आखिरी में है इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा। सबसे ठंडा ग्रह क्या है? वरुण। अरुण ग्रह को हम हरा ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह, हरा ग्रह। अब क्यों कहते हैं? चूंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस की उपस्थिति होती है, इसलिए इस गैस को हम हरा ग्रह कहते हैं। इस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है, इसमें और एक हमारे बुध ग्रह में, इन दोनों में कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किन 2 ग्रहों में कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। एक अन्य क्वेश्चन होता है कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, किन 2 ग्रहों के बीच।
तो एक है मंगल और दूसरा बृहस्पति। इन दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है चक्कर लगाते रहते हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इन्हीं क्षुद्र ग्रहों से एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है और उसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस क्षुद्र ग्रह को बीच मान लीजिए, कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और कौन से ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले जितने ग्रह हैं वो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है ये तीनों आंतरिक ग्रह कहलाएंगे और इसके बाहर जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्योंकि ये वाले जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के पास में पाए जाते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या ग्रह? बाह्य, ये आंतरिक हो गए, और उसके बाद इसको पार्थिव भी कहते हैं, और ये हो गए बाह्य ग्रह। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आंतरिक या पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सीधे सीधे 4 और 4 है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए ये विभाजक है, ये क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो विभाजन का काम करते हैं और हमको बता देते हैं कि जो रेखा है, विभाजक रेखा क्षुद्र ग्रह है, उसके उधर वाले बाह्य ग्रह और अंदर वाले जो पृथ्वी के पास है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब फिर सूर्य के पास आता हूं। सूर्य में ऐसी क्या क्रिया होती है कि सूर्य का तापमान बढ़ता है और वो हमें प्रकाश प्रदान करता है। तो सीधे सीधे है, ये विज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोजन का जो संलयन होता है, और वो किसमें होता है? हीलियम में होता है। हीलियम, नाभिकीय संलयन कहते हैं उसे, और इससे भयानक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए वो सूर्य को उदीयमान रखता है, उदीपमान रखता है और प्रकाश देता है। दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। ये तो हो गई बात। अब इसमें हाइड्रोजन कितना होता है और हीलियम कितना होता है? हाइड्रोजन होता है 71% और हीलियम होता है 24%। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8.5 मिनट का समय लेता है। समथिंग समथिंग पूछा जाएगा, 0.2725 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो जो पास में होगा आप उसको ले लीजिएगा। और चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा हमारा ये है चंद्रमा। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 मिनट का समय लगता है। आप वो भी आएगा 1.2345, उसको आप जो भी पास रहेगा उसको लगा सकते हैं। चंद्रमा जो होता है एक जीवाश्म ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म ग्रह। यहां तक जो था वो समझने वाली चीजें थी। अब कुछ रटने वाली चीजों के बारे में भी बताता हूं, क्योंकि हर चीज समझा ही नहीं जाता है, कुछ रटना भी पड़ता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, न्यूटन के 3 नियम आपने सुने हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको सबसे पहले किसने कहा था? वो था
केपलर। क्या बोला था? सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। इससे पहले बहुत भ्रांतियां थी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। मैं कहीं पर भूल रहा हूं, ये केपलर का नियम नहीं है, सॉरी, ये कॉपरनिकस का नियम है। कॉपरनिकस ने सबसे पहले कहा था। कॉपरनिकस ने, और इसीलिए इसको उनके समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया था कि आप उल्टा बोलते हैं, कुछ का कुछ भी बोलते हैं, आप ठीक धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। इसलिए केपलर महोदय को उनके धर्म से पृथक भी कर दिया गया था। केपलर महोदय क्या बोलते हैं कि केपलर जो है वो नियम प्रदान किए हैं सौर ऊर्जा के लिए, सौर ग्रहों की गति का नियम। आपने न्यूटन का पढ़ा है, मैं कुछ उनके विषय में बात कर लेता हूं। केपलर केपलर ने भी 3 नियम बताए। क्या क्या नियम है? इनको ग्रहों की गति का नियम कहते हैं। ये शायद आप लोग के लिए पहली बार हो, ग्रहों के गति का नियम। पहला नियम कहता है कक्षाओं का नियम। पहला नियम है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, इस नियम में ये कहता है, हमारे केपलर महोदय कहते हैं कि जो ग्रह होते हैं वे एक निश्चित कक्षा में निश्चित गति से घूमते हैं। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। इसमें क्या है? निश्चित कक्षा में एक गति से सभी ग्रह घूमते हैं। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। अब ये क्षेत्रफल का नियम क्या है? इधर देखिए, प्रत्येक ग्रह, मान लीजिए ये सूर्य अपना अक्ष है, तो एक निश्चित गति से, एक निश्चित, जैसे ये अपना ग्रह है वो धीरे धीरे ऐसा घूम रहा है इसके चारों तरफ सूर्य के, तो वो रेखीय रूप में, रेखीय रूप में मतलब यहां से यहां तक, रेखीय रूप में एक निश्चित क्षेत्रफल को अपना क्षेत्रफल से घूमता है और अपने क्षेत्रफल में ही रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। तीसरा नियम है आवर्त का नियम। आवर्त का नियम, ये नियम बहुत कठिन है समझने के लिए और निकालने के लिए। इसका वर्ग बराबर उसका वर्ग बराबर, इसको सिर्फ याद करने के लिए आप याद कर लीजिए कि ये आवर्त का नियम इस प्रकार का। 3 नियम जो होते हैं वो इस प्रकार के 3 नियम उन्होंने दिए हैं। पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले कौन बोला था? एरिस्टोटल। क्या पृथ्वी गोल? सबसे पहले किसने कहा था? एरिस्टोटल ने।
इससे पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, तवे के समान चपटी है। ग्रह, एक बार स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले लें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रह की सूर्य से दूरी, ग्रह की सूर्य से दूरी अधिकतम और न्यूनतम। अब यहां नापने के लिए नहीं आता है, इसको हम कहते हैं अधिकतम दूरी को अपसौर और इसको बोलते हैं उपसौर। इसको पूछते हैं, इस शब्दावली से आपको परिचित होना है। अप, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, और उप, उपविश्व अर्थात पास, समीप। आप लोग पढ़े होंगे उपनिषद, उपनिषद का मतलब ही होता है समीप पर बैठना। अंतरिक्ष में तारामंडल, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, ज्यादा हमको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इसकी वजन, इसकी तुलना इससे कभी की गई है, उसका वजन, उसका परिभ्रमण काल, इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को ही हम हमारे इस क्लास में ले रहे हैं। कुल तारामंडल कितने हैं ब्रह्मांड में? हमारे तारामंडल, कुल तारामंडल हमारे आकाश गंगा में कुल तारामंडल कितने हैं? वो है 88। इतना याद रखें। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? निकटतम तारा किसका? सौरमंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी ये सूर्य के निकट का तारा है। और सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा सबसे चमकीला तारा है साइरस। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस, और सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी। विटोरी को याद रखेंगे बॉलिंग करने वाले को, तो सेंटोरी याद आ जाएगा। एक शब्द आता है, बार बार पूछा जाता है, इक्विनॉस। इस शब्द से हमको वाकिफ होना पड़ेगा, ये क्या है इक्विनॉस। पूछ दिया तो हमको समझ में नहीं आता है। जब उस काल को कहते हैं इक्विनॉस, या उस दिन को कहते हैं जब रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। रात और दिन दोनों क्या होते हैं? बराबर। कब कब होते हैं वो?
21 मार्च और 23 सितंबर। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी जो है, पृथ्वी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य से कब सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी में और सबसे कम, कब, कम दूरी में कब होता है? ये चार बता चुका हूं मैं एक बार। ये है 4 जुलाई और ये है 3 जनवरी। जब पृथ्वी को मैं अलग से पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है और कुछ इसमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म हाँ ठीक है। चलिए, सौर मंडल में यदि आप इतना कर लिए तो आपका 95% क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। अभी ये तो हम भूगोल में बात कर रहे थे या विज्ञान में बात कर रहे थे। आप वैसे भी संधियों के विषय में जानते ही होंगे। मैं संधि को थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको पढ़ाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी व्यक्ति को सीधा नहीं उल्टा भी चलना चाहिए। हमको मालूम है कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पहले लेते हैं विसर्ग संधि। क्या लेते हैं? चलिए पहले लिख देता हूं मैं, संधि। हम पढ़ते भी उल्टा पुल्टा है इसीलिए गड़बड़ होता है। संधि पढ़ते हैं जबकि क्या है? संधि। संधि में सबसे पहले विसर्ग संधि। बहुत छोटा सा चीज है जिसमें विसर्ग का प्रयोग हो, जिसके समय संधि विग्रह में विसर्ग का प्रयोग हो, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। निराशा, निधन, आशा, निर हो जाता है। धनुष, टंकार, ये सब आप लोग को सिर्फ याद दिला रहा हूं। धनु, धन, टंकार, नमस्ते, नमः, धन, अस्ते। बहुत शॉर्ट में, इससे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग विसर्ग संधि को भली भांति जानते हैं। अब आ जाते हैं विसर्ग संधि के बाद फिर उल्टा आते हैं तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसके बीच में व्यंजन आए उसको हम व्यंजन संधि। ज्यादा परिभाषाओं के पीछे नहीं भागता हूं, हमको देख के पहचानना है। जैसे सज्जन, सीधा पहचानिए उसको। सत, धन, जन, सत आया तो मतलब व्यंजन संधि हो गया। दिगंबर, दिगंबर, दिक, धन, अंबर, दिगंबर, सॉरी।
बहुत सारे हैं, उल्लास है, संभव है, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप लोग सब उसको जानते हैं। मैं चूंकि संधि में ये सारे चीज समाहित है, इसलिए इनको बताना आवश्यक है। मैं मुख्य रूप से स्वर संधियों के विषय में बात करना चाह रहा हूं, तो अपन स्वर संधि में चलते हैं। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधियों में सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का एक मेरे द्वारा दिया गया दीर्घ आ यू, दीर्घ आ यू, चूंकि यहां पर विद्युत आपूर्ति खत्म हो गई है, इसलिए ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। देखिए, फिर पुनः हम वापस आते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? दीर्घ आ यू, ये तीनों को याद रखें। आयु, दीर्घायु बोलते हैं, वही है दीर्घ आयु। जिस शब्द के बीच में आप आ, बड़ा ई और उ देखें, मतलब आप सीधा देखिए और समझ जाइए कि दीर्घ स्वर संधि है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, यहां पर आ लगा हुआ है, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। मायाधीश, मायाधीश, आ लगा हुआ है, दीर्घ स्वर संधि है। महिष, बड़ा ई, गिरीश, बड़ा ई, मतलब ये स्वर सब स्वर संधि है। अब ऊ से कोई अपन लेते हैं, जैसे भानुदय, भानुदय, बड़ा ऊ लगा है, मतलब क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। वधुर्मी, बड़ा धू, अर्थात दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि आप इस चीज को याद रखें, दीर्घायु, आ ई उ, जब बड़ा लगा हो, बीच में हो, तो आप सीधे सीधे वहां पर पहुंच जाइए। इसको जोड़ने से ये बनता है, इसको जोड़ने से ये बनता है, उस चक्र में मत फंसिए। अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि के लिए दूसरा है गुण संधि। गुण बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूं। गुण हे ओ, गुण हे ओ, मुर्रा म, अर्थात जिसमें ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए, और कभी कभी री की मात्रा, री का यूज हो। मुर्रा इसी बोला हूं,
तो आप समझ जाइए कि वो गुण संधि है। चलिए देखते हैं। देवेंद्र, गजेंद्र, एक ही मात्रा है। सूर्योदय, आप देख लीजिए सर यहां रेप लगा है बोल रहे हैं, लेकिन आप उच्चारण क्या कर रहे हैं? सू र, पहले क्या आ रहा है? पहले र आ रहा है ना भाई, तो ये ओ की मात्रा लगा हुआ है। सूर्योदय। उसी प्रकार महोत्सव, अब अलग एक ले लेता हूं, महोत्सव, यहां ओ की मात्रा हो गया। सीधे सीधे आप आइए, आप ये जोड़ने से ओ बनता है, इस जोड़ने से ओ, यहां पर हमको नहीं फंसना है। सीधा ए है, ओ है और री है। री का एक उदाहरण बता देता हूं आपको। गंगोर में वहां भी ओ लगा हुआ है। री यदि आता है, महर्षि, महर्षि, यहां पर देखिए अंतिम में क्या है? री आया हुआ है, तो सीधा सीधा वो गुण संधि है। अब यण संधि, इसके पश्चात आते हैं। मैं ज्यादा इसीलिए आप लोग को नहीं बता रहा हूं कि आप लोग पहले भी संधि को पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ उसके ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे हमको देखते ही उसको पहचानना है। यण संधि, यण, इससे मिलकर ये बनता है, उससे मिलकर वो बनता है, कुछ नहीं। यण संधि या बीच में और वह है, या आधा वर्ण है। क्या वर्ण है? आधा वर्ण बीच में, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? यण संधि। बीच में य और वह है, उसका मतलब है वो यण संधि है। इत्यादि, देख लीजिए, इत्यादि में आधा वर्ण भी है और ये य भी है। इत्यादि। अन्वेषण, वह का भी एक उदाहरण ले लेते हैं, आप करके देखिएगा। उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, कितना सारा उदाहरण बताऊंगा, समय कम है। आप लोग सिर्फ ट्रिक देखिए। अन्वेषण, यहां वह लगा हुआ है और आधा शब्द का उपयोग भी हुआ है। क्लियर है बात? प्रत्येक, प्रत्येक, यहां भी यह है और आधा त है, तो जहां पर आधा शब्द और य और वह आएंगे वो यण संधि होगा। वृद्धि संधि, यही बता देता हूं। वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि में जब एक मात्रा बढ़ जाए, किसमें? गुण संधि में। अब उसको मत याद रखिए। जब दो दो हो, क्या हो? दो दो हो तो वृद्धि, दो हो तो वृद्धि, एक है तो न्यून, दो हो तो वृद्धि। तथैव, ये दो आ गया। एक उदाहरण और, महौषधि। क्या क्या चीज बढ़ रहा है? ये देखिए, ए की मात्रा दो बार हो गया और औ की मात्रा हो गया। बस इतना को आप याद रख लीजिए, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा वृद्धि संधि। इसके आगे में और उदाहरण में आप इसको इंक्लूड करके देखिएगा, क्योंकि चूंकि समय कम है और ट्रिक आपने सीख लिया है। तो जब ट्रिक सीख लिया है तो उसको आपको प्रयोग करने में क्या परेशानी है। उसके बाद होता है अयादि संधि, यहीं पर लिखता हूं। ये 99% क्या है? जिस संधि में यदि आपको 3 वर्ण मिले, 99% शब्दों में ऐसा होता है। 99% शब्दों में ऐसा होता है कि वो 3 वर्ण वाले होते हैं। पवन, पावक,
नायक, नयन, इसमें भी अ और व का प्रयोग ज्यादा होता है। एक चीज छूट रहा था, उसको मैं बता देता हूं यहां पर। यण संधि में ये जो आपको बताया था मैं, आधा वर्ण आए, कभी कभी र का भी उच्चारण होता है, त्र का, इसमें र का भी उच्चारण बीच में होता है, उसमें वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा फिर। जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो यहां पर री का पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, ये भी यण संधि में आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। जब त्र का भी आ जाए या री का आ जाए, 2 बार री आ जाए, तो भी यण संधि होगा। इन ट्रिक्स को ध्यान रखिए। आ और उ मिलके ओ हो जाता है, ई और उ मिलके औ हो जाते हैं। ये सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इन ट्रिक्स को ध्यान में रखिए। तथैव, महोदय, महोषधि, ये सब आया। ए और ओ की मात्रा, औ की मात्रा आया मतलब सीधा वृद्धि संधि। अयादि संधि, सबसे पहले तो आप 3 शब्द देखिए, 3 शब्द हैं तो सीधा सीधा वो अयादि संधि हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आज के लिए आप लोगों ने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया और आज की तरफ से मेरा धन्यवाद। फिर कभी मैं मिलूंगा आपसे तो फिर कुछ नए ट्रिक्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।